हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप मुझे देख रहे हैं एल्यूरिंग शिक्षा द्वार पर। अगर आप YouTube पे हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको तैयारी कराने के लिए लाए हैं 11th क्लास एंट्रेंस की। खास तौर से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 11th क्लास एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। और मैं यहाँ पर साइंस में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, और खास तौर से जो मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगा वो मैं करूंगा बायोलॉजी। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप जानते हैं कि मैं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ी हिंदी कभी कभी चलती है। चलिए खैर, तो कलाम बैच हमारा जो है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ऑफर चल रहा है। आपको अगर पैसे यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो 7,999 नहीं, हम आपको ये बैच देंगे सिर्फ और सिर्फ 6,499 रुपए में। अब इसमें एक ट्विस्ट भी है, वो हम थोड़ा सा, आप हमारी वीडियो देखते रहिए तो आपको पता चलेगा, आपके थोड़े पैसे और कम हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो कलाम बैच की अगर हम बात करें तो आपकी 11th क्लास एंट्रेंस एएमयू की हम तैयारी खास तौर से कराएंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं है हमारे एल्यूरिंग शिक्षा द्वार पर, हम बीए, बीएससी, बीएड और जो बीएड जामिया और जामिया की 11th की तैयारी, ये आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एल्यूरिंग शिक्षा द्वार। वहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में मिल जाएगी कि हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, और जो क्वालिटी है हमारी एजुकेशन आपको देने की वो क्या है, और प्लस हमारे जो प्राइजेस हैं वो काफी अफोर्डेबल हैं। अब वो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखकर, क्वालिटी ऑफ टीचिंग देखकर। चलिए, हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आए हैं डिस्कस करने के लिए कि भाई हमारा 11th क्लास एएमयू का जो एंट्रेंस होता है उसमें क्या आता है, मतलब कि कौन कौन से पोर्शंस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कितने कितने सवाल तकरीबन आते हैं, कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 चीजें जो हैं वो आती हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे 11th क्लास के पेपर में एएमयू के आते हैं। साइंस का पोर्शन आता है, मैथमेटिक्स आता है, जीके आता है या जनरल साइंस के लीजिए, जीके करंट अफेयर्स खास तौर से इस पर ध्यान देना है, और इंडो इस्लामिक आती है। ठीक है, इंडो इस्लामिक में क्या है, इंडो इस्लामिक अगर आप नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता इंडो इस्लामिक मतलब कि इस्लामिक कल्चर कैसे शुरुआत हुई, सारी चीजें इसमें बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, और इससे सवाल आते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 11th एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए, अब हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं साइंस का सिलेबस और स्पेसिफिकली बायोलॉजी का सिलेबस, कि भाई बायोलॉजी में आखिर क्या पूछा जाता है, क्या हमारा मेन पोर्शन है। ठीक है, चलिए, अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने मार्क्स का बटा हुआ है क्वेश्चन पेपर, कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो देखिए, जो साइंस है हमारी वो आती है 50 मार्क्स की। ठीक है, 50 मार्क्स की साइंस आती है, और हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर कैरी करता है, यानी कि एक नंबर का एक सवाल होता है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। तो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, ये बात ध्यान रखिए। कितनी नेगेटिव मार्किंग? 0.25 की, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हमारी पेपर में होती है। तो इसलिए आपको ये लिबर्टी नहीं मिलेगी कि आप पूरा का पूरा पेपर करके आए, या फिर पूरे जो भी आपको अगर आंसर नहीं भी आ रहा है तब भी उसका जवाब लगाएं। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं तभी आप उसका जवाब लगाएं, अदरवाइज आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, कट सकते हैं। चलिए, अगर आपको नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो थोड़ी सी बात मैं यहां पे करूं। मान लीजिए ये नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको अगर आप नए हैं। मान लीजिए आपने 5 सवाल टिक किए, आपने ओएमआर शीट पर 5 सवाल किए, उन 5 सवाल में से आपके जो 4 सवाल हैं वो आपने गलत लगाए हैं, यानी कि 4 सवाल के आंसर जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, और जो 5वां सवाल है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपने सही लगाया है, यानी कि उसका जवाब जो है आपने सही लगाया है। तो अब जो आपके ओवरऑल मार्क्स आएंगे इसके, तो ये 4 गलत हैं और हमारी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो जो आपका एक सही जवाब है ना, जिसका आपको 1 नंबर मिलना था, तो वो 1 नंबर भी आपका कट जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा, यानी कि आपका स्कोर यहां पर हो गया 0। भले ही आपने जो एक सही सवाल था वो भी आपका चला गया, क्यों? क्योंकि आपने 4 सवाल गलत लगाए थे। तो मैं समझता हूं कि आपको नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। साइंस में देखिए 50 नंबर का आता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अब आगे बढ़ते रहिए। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें कि मैथमेटिक्स भी हमारी आती है, इसमें 30 सवाल आते हैं और 30 नंबर का पेपर आता है हमारा। ठीक है, जीके या करंट अफेयर्स आप कहिए, ये 10 नंबर की आती है, यानी कि 10 सवाल आते हैं। और इंडो इस्लामिक, इस्लामिक कल्चर के बारे में, इस्लामिक जो भी सारी के सारे वाकयात पेश आए, उस सब के बारे में डिटेल्स है कि इस्लाम जो है वो किस तरह से, इस्लाम जो है वो इस दुनिया में आया, फैला, क्या हुआ क्या नहीं था, वो सब डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पर, जिसमें सवाल आएंगे आपके सिर्फ 10 नंबर के। और ये सिर्फ जो 10 नंबर मैंने सिर्फ जो लगाया, ये सिर्फ बहुत जरूरी है पढ़ना। क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इंडो इस्लामिक नहीं पढ़ते, इंडो इस्लामिक को कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाते हैं, और यही कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि फैक्टर रहता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है। और दूसरा करंट अफेयर्स। चलिए, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो हमारे पास साइंस में, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में और स्पेसिफिकली बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, तो साइंस में हमारा जो 50 नंबर का पेपर आएगा, यानी कि 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें बायोलॉजी जो आपकी आएगी वो तकरीबन देखिए, बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, ये तो ठीक है, साइंस के पार्ट हो गए तीनों, साइंस के सब सब्जेक्ट्स हो गए जो हमारे पेपर में आते हैं। 9th और 10th के जो एनसीईआरटी है उसमें से सवाल आते हैं अच्छे खासे, उसके कॉन्सेप्ट पर बेस आते हैं सवाल, ठीक है। तो उसकी आप फिक्र ना करें, वो हम आपको सब कवर करा देंगे। लेकिन कितने नंबर का क्या आता है, तो देखिए मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये चीज बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है कि भाई इतने नंबर के 16 नंबर की बायोलॉजी आएगी 100% या फिर 17 नंबर की आपकी फिजिक्स आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि ऑन एन एवरेज 15 से 18 के बीच में सवाल आते हैं इसमें, ऑन एन एवरेज 15 से 18, और इसी तरह से इसके अंदर आते हैं और इसी तरह से फिजिक्स में आते हैं। कि फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा एक आध सवाल ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी का जो पोर्शन है हमारा वो तकरीबन 15 के आसपास सवाल आप मान के चलिए कि आपके आएंगे, और 15 मार्क्स जो है वो बहुत होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें खासतौर से अपने बायोलॉजी के सिलेबस की, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि बायोलॉजी का जो सिलेबस है हमारा वो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों का मिलाकर आता है इस पेपर में। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के एनसीईआरटी के अंदर, उन सबसे सवाल आते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स, सिर्फ 10th क्लास के नहीं, 9th क्लास के भी। तो हमें 9th और 10th दोनों पर फोकस करना है, दोनों की एनसीईआरटी जो साइंस की है उसके चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है, प्लस जो भी एक्स्ट्रा में जो टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं हम वो भी आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगर मैं बात करूं 9th क्लास की बायोलॉजी के बारे में, तो इसमें हमारा जो चैप्टर 1 है सबसे पहले वो क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं बच्चों सेल के बारे में, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी जानदार चीज है वो सेल से बनी है मिलकर, या फिर ऐसा भी होता है कि एक ही सेल है और वो एक ही सेल अपने आप में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल अमीबा ले लीजिए, पैरामीशियम ले लीजिए, यूग्लिना ले लीजिए, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो हम आपको यहां बताने के लिए ही आए हैं। ये सारी चीजें हम बहुत सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से कवर कराने वाले हैं, डोंट वरी। तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि भैया सेल होता क्या है, किसने डिस्कवर किया, कैसे खोज हुई सेल की, सारी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम क्या करेंगे इसमें कि सेल के ऑर्गेनेल्स क्या है। भैया ये सेल है, ठीक है, मान लीजिए मैंने सेल का डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने न्यूक्लियस बना दिया है ना, इसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया है, इसमें मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया, सही है, इसके अंदर मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया, इसके अंदर मैंने गोल्गी बॉडीज बना दी। तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें जो आप नजर आ रहे हैं ये सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही मान लीजिए एक सेल है वो अपने आप में पूरी बॉडी है, और उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो उसके ऑर्गेनेल्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसका पर्टिकुलर एक अपना अलग अलग फंक्शन होता है जिसकी वजह से पूरा सेल जो है वो काम करता है, जो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं वो चलते हैं, ठीक है। तो हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्यूलर मैजिक, मतलब कि एक सेल जो है वो क्या से क्या कर सकता है, ये बहुत अच्छी सी मिस्ट्री वाली बात है, डोंट वरी, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कंपेयरिंग सेल्स एंड सेल डिवीजन, हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि भैया एक सेल है, उस एक सेल से दो सेल कैसे बने, फिर दो सेल से और दो सेल कैसे बने, ये आप देखिए डिवीजन होता चला जाता है। ये एमएलएम मार्केटिंग नहीं है जो आजकल मुद्दा चल रहा है, ये हमारा सेल डिवीजन है, ठीक है। सेल डिवीजन जो है वो बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन इस पर सवाल आने की आशंका है, उम्मीद है, तो हम ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, ठीक है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये क्या है, ये प्रोसेस होते हैं। आपने देखा होगा, आप पानी डालते हैं पेड़ उसके अंदर, जमीन के अंदर, जहां पेड़ को अगर आप पानी दे रहे हैं जड़ में, तो वो पानी जो है कैसे जाता है उसके अंदर, रूट के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा जिसकी वजह से होता है। प्लस आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपके लंग्स में जा रही है, तो ये ऑक्सीजन लंग्स में जा रही है, तो ये आपकी बॉडी में आपके ब्लड कैसे कैप्चर कर रहा है, कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशंस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड सो ऑन। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ऑब्वियसली जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल का स्ट्रक्चर तो हम डिस्कस करेंगे कि भैया प्लांट सेल किस तरह का नजर आता है, एनिमल सेल किस तरह का होता है, और किस किस टाइप के सेल्स होते हैं। सेल्स जो हैं वो डिवाइड, उनकी लेंथ क्या होती है, मोस्टली सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी जनरल नॉलेज में भी आती हैं, ये सवाल जीएस में भी आते हैं इसके, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये हमारा चैप्टर 1 हो गया। अब अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो बहुत सारे सेल्स का समूह यानी कि ग्रुप मिलकर क्या बनाता है बच्चों, वो बनाता है एक टिश्यू। तो अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा, दूसरा हम चैप्टर क्या पढ़ेंगे, फौरन इससे ही कनेक्टेड जो चैप्टर है वो है टिश्यूज। तो सेल के बारे में हम जानेंगे, फिर हम जानेंगे टिश्यूज के बारे में। टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब सेल है, वो सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, ठीक है। अब बहुत सारे टिश्यू बनेंगे तो क्या मिलेंगे, तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और एक ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, ये बनाता है बच्चों ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। तो एक इंडिविजुअल, एक पूरा लिविंग बीइंग, जैसे मान लीजिए अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो सबसे पहले एक सेल था, वो कौन सा सेल था? वो था जाइगोट। जाइगोट ही था ना एक सेल। अब लेकिन ये जाइगोट क्या है? मुकम्मल सेल है, यानी कि कंप्लीट सेल है। यस, इट इज अ कंप्लीट सेल, इट इज डाइप्लॉइड सेल। ये दो हैप्लॉइड सेल से मिलकर बना है। कौन कौन से? स्पर्म एंड ओवम। तो स्पर्म एंड ओवम का जब फ्यूजन हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जब हुआ, तब बना जाइगोट। तो वो जाइगोट पर्टिकुलरली एक कंप्लीट सेल माना जाता है। ठीक है। तो ये जाइगोट जो है एक सेल से डिवाइड होता चला गया, पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हमारा पोर्शन आ गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। एम्ब्रियो बना, फीटस बना, फिर उसके बाद में यंग वन, जो चाइल्ड फॉर्म हुआ, यानी कि जो इंडिविजुअल पूरा फॉर्म हुआ, जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, वो कैसे हुआ? यही तो हुआ। सबसे पहले एक सेल था, फिर टिश्यूज बने, फिर ऑर्गन, फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम, फिर वो ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, टिश्यू में। इसमें हम बात करेंगे एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, यानी कि खास तौर से इसमें हम जो बात करेंगे वो एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, किस किस तरह के होते हैं और बॉडी में कहां कहां, जैसे कि मान लीजिए मेरी किडनी किस तरह के टिश्यू की बनी है, मेरा ब्रेन में किस तरह के टिश्यूज हैं, मेरी स्किन में किस तरह के टिश्यूज हैं, या फिर प्लांट्स में किस किस टाइप के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज एंड सो ऑन। तो प्लांट टिश्यूज के बारे में भी हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए अब हम चैप्टर 3 की बात करें। तो चैप्टर 3 में सबसे शानदार चीज क्या है कि इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों वो चीजें जो हमारे आसपास हैं, जैसे कि बहुत सारे हजारों तरह के प्लांट हैं, हजारों तरह के एनिमल्स हैं, लाखों तरह के। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? कि भैया ये चीजें शुरू कैसे हुई, कहां से हुई, यानी कि शुरुआत कैसे हुई। थोड़ा इवोल्यूशन के बारे में भी हम जानेंगे इसमें। और हम क्या जानेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि हर चीज ग्रुप में बटी हुई है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक कह दिया, ग्रुप कह दिया एनिमल। अब इस एनिमल के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं कि ये इस तरह का एनिमल है, इस ग्रुप में है। तो मान लीजिए इस ग्रुप में भी बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं। अब इस सब ग्रुप के भी बहुत सारे ग्रुप हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये पूरी क्या बना रही है? हायरार्की बना रही है। किंगडम, फाइलम, स्पीशीज, क्लास एंड जनरा एंड ऑल। तो वो सारी जो हायरार्की है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यानी कि पूरी चेन बनी हुई है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रुप, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर एंड में अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो सबसे एंड में जो जीनस आता है वो आता है होमो वाला, यानी कि ह्यूमंस वाला। तो होमो सेपियंस जो है वो हमारा नाम है साइंटिफिक। और यही साइंटिफिक नेम्स के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि साइंटिफिक नेमिंग क्या होती है, यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे आपने देखा होगा ना, साइंटिफिक नेम जो है वो जैसे पूरी दुनिया में, जैसे आम है, अब आम को हर जगह अलग अलग नाम दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप अगर साउथ इंडिया से हैं तो वहां पे आम को कुछ और कहते होंगे, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं वहां पे कुछ और कहते हैं, अगर आप ईस्ट या वेस्ट से हैं या दुनिया में किसी और हिस्से से हैं वहां पे कुछ और कहते हैं अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। लेकिन अगर साइंस का कोई बंदा है, खासतौर से अगर कोई बायोलॉजी का बंदा है, तो वो आम को वो कुछ नहीं कहेगा, उसके लिए आम का सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है। वो क्या है? वो क्या है? वो है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तो ये मैंगीफेरा इंडिका जो नाम है, ये क्या चेंज हो सकता है? क्या ये दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं, अलग अलग रीजन के, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं दुनिया की, तो क्या वो आम को अलग अलग कहते हैं? नहीं। वो उनका वो जो नाम जो कंसीडर करते हैं वो सिर्फ एक ही नाम कंसीडर करते हैं। तो जो पूरी जो नाम का जो सिलसिला ये चला, कैसे हुआ, आखिर किसने इसकी शुरुआत करी, यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये देखिए, ये एक नाम, ये दूसरा नाम, ये दो नाम मिलकर पूरी एक चीज का नाम बना। ठीक है। ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज क्या कहलाती है, इसको लिखने का तरीका क्या है? देखिए, इस पर सवाल आते हैं, इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूं आपसे। ठीक है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। जैसा कि मैंने कहा कि हम पूरी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोई चीज डिवाइड होती चली गई। ठीक है। यानी कि जब दुनिया में कोई पहला वो था ऑर्गेनिज्म जब बना, फिर उस पहले ऑर्गेनिज्म से, यानी एक ऑर्गेनिज्म से कैसे इतने सारी डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स आ गए दुनिया में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आखिर क्या है? ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली देखिए, जो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को की अलग अलग किंगडम है पूरी। ठीक है। और प्लांट्स अलग जगह रखे हुए हैं, यानी कि ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। एक मेजर ग्रुप्स के बारे में, मैं किंगडम को भी ये कहूंगा कि वो मेजर ग्रुप है। ठीक है। जिसमें बैक्टीरिया अलग, फंजाई अलग, फंगस जानते होंगे आप, ईस्ट या फिर क्या कहते हैं, मशरूम, वो फंगस है, हमने डिस्कस किया था। तो इसमें जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? बैक्टीरिया कैसे डिवाइड हुए, उसमें बैक्टीरिया के अंदर और फर्दर क्या डिवीजन है, किस किस तरह के होते हैं, उनसे बीमारियां क्या होती हैं। प्रोटोजोआ के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका अमीबा है, क्या कहते हैं आपका यूग्लिना है, ठीक है, एंड सो ऑन। और हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट क्लासिफिकेशन। अब देखिए, हमने बात करी यहां पर ओवरऑल जनरल क्लासिफिकेशन की, लेकिन हम स्पेसिफिक एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। और स्पेसिफिक प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में कि प्लांट्स आखिर किस किस तरह से डिवाइड हुए, हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। चलिए
अब अगर हम बात करें अपने अगले चैप्टर की, तो हमारा अगला चैप्टर बच्चों व्हाई डू वी फॉल इल, ये भी 9th क्लास का चैप्टर है, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, आखिर ऐसा क्या है, उसके पीछे क्या रीजन है कि हमें कोई बीमारी हो जाती है। तो बीमारी जो करते हैं यानी कि जो डिजीज होती है और उस डिजीज के जो कॉजेज होते हैं कि जिसकी वजह से वो बीमारी हुई है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जो हेल्थ है आपकी, जो सेहत है वो कितनी जरूरी है और उसका हम कैसे ख्याल रखें और उसके एडवांटेजेस क्या है ख्याल रखने के, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि मान लीजिए मुझे फीवर है, ठीक है, तो आप मुझसे मिले, मुझसे आपने हाथ मिलाया, ठीक है, मेरे साथ खाना खाया, तो क्या आपको भी फीवर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। लेकिन या फिर आप फीवर छोड़िए, मेरे सर में दर्द है, तो क्या आपके भी हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। अब कोई डिजीज जब किसी एक इंसान से या किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैल रही है, ठीक है, उससे मिलने से, उसके टच की वजह से, ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से, एनवायरमेंट हवा की वजह से, यानी कि हम मान लीजिए एक ही कमरे में बैठे हैं तो हम सांस ले रहे हैं, तो हमारे जो भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म है, जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वो हवा में है, तो उससे आपको भी हो सकती है। जैसे कि आपने मान लीजिए इन्फ्लुएंजा वायरस मुझे हो गया, यानी कि कॉमन कोल्ड हो गया, तो मैंने छींक दिया अगर आपके आसपास, तो आपको भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो वायरस जो है इन्फ्लुएंजा वायरस वो मेरे अंदर है, जैसे ही मैंने छींका वो बाहर निकल गया और वो आपने जब सांस ली तो वो आपके अंदर चला गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से कॉजिंग एजेंट होते हैं, कौन कौन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज करते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लस हम क्या पढ़ेंगे? जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है थोड़ा उनके बारे में, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीज अगर हो गई तो पहली बात तो वो होती कैसे है, हमारी बॉडी में आखिर क्या उसका इफेक्ट होता है। पहले तो हम वो पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में आखिर कैसे वो गई डिजीज और कैसे हमारी बॉडी को उसने खराब किया, यानी कि उसे हमें अनहेल्दी किया, ठीक है। प्लस हम क्या पढ़ेंगे कि भैया इसका ट्रीटमेंट क्या है और हम इसे कैसे बचें, कैसे हम सही करें इस चीज को। मान ली मुझे हो गई तो मैं कैसे इस चीज से कोप अप करूं, कैसे मैं सही करूं, प्लस अब मैं ऐसा किन किन चीज का ख्याल रखूं कि मुझे ये डिजीज आगे ना हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, तो हम ये चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अगला चैप्टर हमारा बच्चों वो है चैप्टर 5। ये भी चैप्टर आपका 9th क्लास का है। ये है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कि कुदरत ने जो भी हमें रिसोर्सेज दी हैं, जैसे कि हवा है, पानी है, सनलाइट है, वाटर है। वाटर में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और प्लस जो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बायोजियो केमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, ठीक है। ये किस तरह से जो भी कार्बन है, कार्बन का कंटेंट है या नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, आपने देखा होगा भैया एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो कुछ गैसेस हैं उसके अंदर। अब कौन कौन सी गैसेस हैं? सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? वो है नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन जो है वो सॉइल के अंदर भी मौजूद है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर भी मौजूद है। वो एटमॉस्फेयर से सॉइल में आ रही है, सॉइल से एटमॉस्फेयर में जा रही है। और सॉइल में क्यों मौजूद है? क्योंकि प्लांट्स को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल कैसे चल रही है आखिर? इसको हम क्या कहते हैं? बायोजियो केमिकल साइकिल्स। ये सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो हमारा वो मेन फोकस रहेगा, लेकिन हम थोड़ा सा कार्बन के बारे में, थोड़ा फास्फोरस के बारे में, सल्फर के बारे में, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। कि अगर मान लीजिए टीचर जो है वो थोड़ा सा सोच रहा है कि भैया बहुत टफ पेपर पढ़ाना है, तो वो यहां से भी सवाल दे सकता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जनरल टॉपिक है हमारे सिलेबस में, दैट इज बायोजियो केमिकल साइकिल। तो इसमें सिर्फ नाइट्रोजन की बात नहीं हो रही है, इसमें सारी साइकिल्स की बात हो सकती है। और जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आ सकता है सवाल, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम बात करेंगे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोब अर्थ, दुनिया है ना, ये गोला जिसपे आप रहते हैं। वार्मिंग ये गर्म हो रहा है, सही है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा, यानी कि गर्म हो रहा है। जो धरती है वो थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही है, जो उसकी हवा है वो गर्म हो रही है। अब इससे क्या होगा? अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे ना, जो आइस कैप है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जितनी भी आइस है वो पिघलेगी। अब वो पिघलेगी तो क्या होगा? आप खुद सोचिए, जब वो पिघलेगी तो उसका पानी बनेगा। अब पानी बनेगा तो सी लेवल, ओशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो समुद्र के किनारे पे जो भी लोग रहते हैं, जो भी बस्तियां हैं, जो भी शहर हैं, जो देश हैं, वो सब उजड़ सकते हैं, वो डूब सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, कैसे कैसे होती है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे सवाल आपका आता ही आता है। प्लस हम क्या बात करेंगे? हम सॉइल के बारे में बात करेंगे कि सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल क्या होती है, सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है। सॉइल इरोजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर सॉइल इरोजन हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो उससे क्या फायदा है, हम कैसे बचें। द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एयर, हम बात करेंगे एयर के बारे में, यानी कि खासतौर से हम बात करेंगे अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है, कि हमारा एटमॉस्फेयर कितनी तरह की गैसेस से मिलकर बना है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें उसकी जो लेयर्स हैं, यानी कि मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आपने पढ़ा होगा मीजोस्फेयर, ये सब क्या, इनका क्या फंक्शन है, ये हमने क्यों डिवाइड करी है आखिर, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस हम बात करेंगे वाटर के बारे में। वाटर ऑफ वंडर लिक्विड, देखिए पानी
अगर सोचिए पानी नहीं होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता। ठीक है, कहा यह जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन के इस धरती पर जो जीवन की शुरुआत हुई वो कहां से हुई, वो वाटर के अंदर हुई, पानी के अंदर हुई। ठीक है, ये भी सवाल कई बार बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो धरती पे जीवन की शुरुआत है वो कहां पे हुई है, किस जगह पे हुई है, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में हुई है, वो वाटर के अंदर हुई है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई पानी क्या है और ये क्यों वंडर लिक्विड है। हालांकि ये आप समझ रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि पानी इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है, डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, हमारा छठा चैप्टर क्या है, क्या कह रहा है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम बात करेंगे थोड़ी फूड रिसोर्सेज के बारे में, और उसके अंदर जो इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं या हो रहा है या हो चुका है, हम उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, हम बात करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, हम बात करेंगे कैटल फार्मिंग, आप गाय भैंस भेड़ बकरी भैंस आप पालते हैं तो क्यों पालते हैं, इससे क्या फायदा होता है। हम बात करेंगे फिशरी मछली पालन के बारे में, एपीकल्चर जो बी पालन होता है, बी मतलब मधुमक्खी होती है ना, उससे हम शहद निकालते हैं, तो बी पालन के बारे में यानी कि एपीकल्चर के बारे में। हम बात करेंगे इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, क्या जो आपने जो क्रॉप उगाई यानी कि जो आपका जो क्रॉप आई तो उसमें हम और इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा प्लांट है वो और अच्छी खपत उसमें से कैसे आए, यानी कि और अच्छा बीज और अच्छा दाना कैसे निकले उसमें से। प्लस हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, भाई मुर्गी पालन। ठीक है, मुर्गी पालन जो है थोड़ा सा वो क्यों जरूरी है, कहां कहां होता है कहां नहीं होता, डिटेल में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 10th क्लास के सिलेबस की, जो हमारा बायोलॉजी का है। देखिए, हमने 9th क्लास की सारी चीजें आपसे डिस्कस कर ली कि हम क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल में, प्लस हम अब बात करते हैं 10th क्लास की, क्योंकि 9th क्लास जो है वो आधा पोर्शन यानी कि तकरीबन 6-7 सवाल इससे आएंगे, और 10th क्लास से आपके थोड़े ज्यादा आएंगे, 7-8 सवाल 10 सवाल तक आ सकते हैं। 10th क्लास में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वो क्या है बच्चों, वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ मतलब जिंदगी, प्रोसेस मतलब कि जो भी चीजें हैं, जो भी सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर है, जो चल रहा है, काम कर रहा है, जितने भी प्रोसेस हैं यानी कि जितने सिस्टम्स हैं वो किस तरह से कैसे काम करते हैं। जैसे कि आपका हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपका क्या कहते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस हम बात करेंगे थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, के कोई अगर कोई जीव है वो अगर खाना खा रहा है, अगर वो अपनी बॉडी में खुद से बना रहा है, जैसे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी बॉडी में खुद से खाना बनाते हैं, तो वो किस तरह का न्यूट्रिशन हुआ, किस तरह का न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मतलब खुद ही के लिए वो खाना बना रहे हैं और उसे यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी बॉडी में। अगर कोई प्लांट, कोई क्या कहते हैं नॉट प्लांट, वैसे कुछ प्लांट भी हैं ऐसे, ठीक है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ एक्सेप्शन हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करते। ठीक है, अच्छा, तो जो कुछ एनिमल्स हैं, कुछ क्या सारी ऑलमोस्ट एनिमल हैं जो अपनी बॉडी में खाना नहीं बनाते, सिवाय एक के, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपके लिए थोड़ा सा मिस्ट्री है, हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। तो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे से खाना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्लांट ने खाना बनाया अपनी बॉडी में अपने लिए, लेकिन जो एनिमल है उसने प्लांट को ही खा लिया, तो क्या ये ऑटोट्रॉफिक होगा, नहीं होगा, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, यानी कि खुद से खाना नहीं बना रहा, वो बाहर से ले रहा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, अपने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जो सेल है, जो रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो सेल्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन क्या है, बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं तो उसकी मदद से फूड का ब्रेक डाउन, जैसे मान लीजिए ये फूड है तो ये ब्रेक हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें से क्या निकल रही है, इसमें से निकल रही है एनर्जी। ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमने रोटी खाई, चावल खाए, तो क्या ऐसे के ऐसे ही हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होगा, नहीं, उसका पहले अच्छे से डाइजेशन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, सारी चीज उसके अंदर से फिर एनर्जी निकलेगी, हर सेल के अंदर वो पहुंचेगा, जो भी हमारा कंटेंट है, जो कंपाउंड्स हैं उसके, जो हमारा फूड है, जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, आपका फैट है, और जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब हमारे सेल्स के अंदर पहुंचेंगे, और सेल के अंदर ऑक्सीजन की मदद से क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, ब्रेकडाउन जब होगा उसका, फिर उसमें से क्या निकलेगी, उसमें से निकलेगी एनर्जी। अब यही जो पूरा प्रोसेस है ना, ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, यही पूरा प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेस। ह्यूमन हार्ट के बारे में बात होगी, क्यों होगी, क्योंकि एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट तो है, लेकिन ह्यूमन हार्ट इज ऑल्सो अ टॉपिक so that we can discuss it. The human heart, transportation of substances and waste materials in plant. Transportation of substances मतलब के ट्रांसपोर्टेशन आप क्या समझते हैं भाई, ऐसे आपके दिमाग में आ रहा होगा ट्रांसपोर्ट के नाम से, जैसे कि ट्रक्स हैं, बाइक है और मोटरसाइकिल है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारा पूरा देश का।
ठीक है, ये पूरे हमारे जो रोड्स हैं, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जो वेज हैं जो कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में पूरा का पूरा सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिससे कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वो कोई चीज क्या हो सकती है, वो खाना हो सकती है, वो पानी हो सकती है, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वो हार्मोन्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम प्लांट में बात करें तो आप देखिए, आप प्लांट में पानी देते हैं तो कहां देते हैं, आप उसकी जड़ में देते हैं ना, रूट वाले हिस्से में देते हैं। तो उस रूट से, अगर मान लीजिए प्लांट हमारा 10 मीटर का है, तो रूट से वो ऊपर तक कैसे पहुंच जाएगा पानी आकर? भाई कोई तो सिस्टम होगा, कुछ ना कुछ तो तरीका होगा कि जिससे प्लांट जो है वो नीचे से इतना ऊपर तक पानी को ले जा रहा है। जी हाँ, हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम वो कुछ टिश्यूज हैं, हम प्लांट टिश्यूज में डिस्कस करते हैं, वाली चीज प्लांट टिश्यू में डिस्कस करेंगे कि भाई जो प्लांट के जो टिश्यूज हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो कौन कौन से हैं, और उससे सवाल आपका आता ही आता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहां पर भी थोड़ी बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो कैसे होता है एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स में तो देखिए खास तौर से ब्लड से होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, क्योंकि ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, पूरी बॉडी में जाता है, हर सेल तक पहुंचता है तकरीबन। और हम बात करेंगे इसमें किसके बारे में, वेस्ट मटेरियल के बारे में। जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में कहीं वेस्ट बन रहा है तो उसे बॉडी से बाहर भी तो निकलना है। तो जब बॉडी से बाहर निकलना है तो वो जहां पे बना वहां से जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहां तक लेकर आएगा ना वो सिस्टम पूरा का पूरा। तो वो पूरा सिस्टम क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और हम क्या बात करेंगे, अगला जो चैप्टर है हमारा वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कि मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, मैं देखिए मैंने अपना हाथ उठा लिया, मैं पेन पकड़ा हुआ हूं, तो ये क्या है, ये मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं इन चीजों को। यानी कि जो मेरी एक्शंस हैं ये वॉलंटरी एक्शंस हैं, मैं अपना दिमाग इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी स्पाइनल कॉर्ड, मेरा नर्वस सिस्टम पूरा इसमें यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। इस सब के बारे में डिटेल में हम इस डिस्कस करेंगे अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। हम बात करेंगे ना कि सिर्फ एनिमल्स की, हम बात करेंगे प्लांट्स की भी, कि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। आखिर प्लांट्स के पास कोई दिमाग नहीं होता, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई नर्व्स नहीं है, बट लेकिन उसमें क्या है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो कंट्रोल करता है चीजों को। ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो आपका हार्मोनल सिस्टम है, जो हार्मोन्स निकलते हैं, अलग अलग हार्मोन्स जो होते हैं, जो एक केमिकल सब्सटेंस है, तो उसका रेगुलेशन कैसे होता है, ब्रेन जो है वो किस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में ऑफ एनिमल्स। नर्वस सिस्टम क्या है भैया, नर्वस सिस्टम एक वो सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी जो है वो खास तौर से, अगर देखिए मैं जनरली बिल्कुल बात करूं ना, तो हमारी बॉडी का सब कुछ जो भी मामला चल रहा है ठीक ठाक, यानी कि हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है अपने आप को कौन से सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमारे पास आ रही है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम फौरन उससे बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं कि कौन सा सिस्टम है जो इस चीज को हमें आगाह करता है कि भैया अब इस चीज से हटाओ, यहां से हटाओ, या फिर ये गर्म है यहां से अपना हाथ उठाओ, ये नर्वस सिस्टम है। यानी कि हम आपकी नर्व्स, जो आपको पेन हो रहा है, ये पेन की जानकारी आपके दिमाग तक कौन पहुंचा रहा है। जैसे कि मैं अगर अपने आप को नोच रहा हूं तो मेरे जो पेन हुआ यहाँ पर, जो यहाँ पे डैमेज हो रहा है, तो उसकी जानकारी कौन सा सिस्टम पहुंचा रहा है मेरे दिमाग तक कि भैया हाथ हटा लो यहां से, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको, आपके टिश्यूज खराब हो जाएंगे। तो ये है नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मैंने हाथ रखा यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई नुकीली चीज है, तो फौरन मैं अपना हाथ हटा लूंगा, मुझे जैसे ही चुभा हल्का सा। क्यों हुआ ऐसा, क्या मैंने सोचा, थोड़ा सा नहीं सोचा, मैंने बिना सोचे समझे फौरन अपना हाथ हटा लिया अचानक से, ये मिली सेकंड्स में होता है। तो ये जो एक्शन है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इस एक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट इस एक्शन में इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नंबर 3 चैप्टर हमारा क्या कह रहा है हमसे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। भाई एक ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में आया, जैसे हम अगर एवोल्यूशन पे जाएं बात करें तो भैया सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म आया था दुनिया में, ठीक है। अब वो जब पानी के अंदर आया, वो पनपा, वो बना, तो वो क्या एक ही रहा, नहीं, वो देखिए आज कितने हैं, करोड़ों हैं, अलग अलग तरह के, डिफरेंट टाइप्स के। तो ये वेरिएशन कैसे आया, कौन सा जो प्रोसेस था जो उन्होंने अपनाया, दैट वाज रिप्रोडक्शन, के भैया 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से सारी चीजें डिवाइड होती चली गई। ये तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल ली आपसे। तो रिप्रोडक्शन क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन किस किस तरह का होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि वो अपने ऑफस्प्रिंग जो पैदा कर रहा है, तो उसमें जो भी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, जो भी मेथड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स के बारे में हम खासतौर से बात करेंगे, एंड रिप्रोडक्शन प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, किस किस तरह से होता है, किस किस तरह का होता है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और रिप्रोडक्शन, देखिए हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पे जरूर ये वाली बात भी करेंगे खासतौर से एनिमल के रिस्पेक्ट में, कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज हैं वो डिजीज क्या इफेक्ट करती हैं,
उन डिजीज से कैसे बचा जाए, कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल आप करें ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉपुलेशन और इंटरकोर्स के आप उस डिजीज से बच सकते हैं, ठीक है। और बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में कि बर्थ कंट्रोल कैसे करी जाए, क्योंकि बढ़ती आबादी है तो इसको कंट्रोल में लाना है, वरना दिक्कत हो जाएगी सभी के लिए, और हो भी रही है। तो इसको बर्थ कंट्रोल मेजर्स क्या है, जो मेथड्स हम इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। हमारे चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। अच्छा, अब हमारा अगला जो 10th का चैप्टर है वो आता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आपने देखा होगा बच्चों कि आप से कोई कहता होगा कि यार आपकी आंखें बिल्कुल आपकी मम्मी से मिल रही हैं, या फिर आपकी नाक आपके पापा से, आपके बाल आपके पापा से मिल रहे हैं, यानी कि आपकी जो कैरेक्टर्स हैं, जो नजर आ रहे हैं आप थोड़े थोड़े, वो अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं। वो किसकी वजह से मिल रहे हैं? ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है या क्या चीज है जो आपको उनसे सिमिलर कर रही है? वो क्या है? वो है हेरिडिटी, वो है डीएनए। तो इस डीएनए के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भैया ये जो डीएनए है, जो आपके, जो मान लीजिए स्पर्म है, ठीक है, मेल स्पर्म है, फीमेल ओवम है, तो मेल स्पर्म और फीमेल ओवम में क्या है? इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो जो हमारा सेल बना, जो जाइगोट बना इनके फर्टिलाइजेशन से, इसके फ्यूजन से, तो इसके अंदर दोनों जेनेटिक मटेरियल आए, ठीक है। यानी कि आधा जो है वो फादर की तरफ से आया, आधा जो है वो क्या कहते हैं मदर की तरफ से आया। तो ये आधा आधा मिलकर पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल आपका कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो गए यहाँ पर। तो यानी इसी वजह से, इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से, इन्हीं जीन्स की वजह से जो हमें हमारे फादर और मदर से मिले हैं, जो कैरेक्टर हमें हमारे फादर और मदर से मिले हैं, ये जो फ्लो हुआ है जीन का फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, ये पूरी जो स्टडी है, इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इसे हम कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है। कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, इसे हम कहां पे डिस्कस करते हैं, कहां पढ़ते हैं, कौन सी चीज में? इसे हम पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में। अब एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो हमारा एवोल्यूशन है वो क्या है? एवोल्यूशन का मतलब कि भैया दुनिया में लाइफ कैसे आई, और वो लाइफ आई तो आई कि वो अब इतनी डिफरेंट टाइप्स की हो गई। यानी कि हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि इतने हजारों तरह के प्लांट्स हैं, हजारों तरह के एनिमल्स हैं, तो वो किस तरह से हो गए, आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से ये एवोल्यूशन जो है वो इतना हो गया। एवोल्यूशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस तरह से हुआ, यानी कि डाइवर्सिटी में हम थोड़ा सा रिलेटेबल है चैप्टर। एवोल्यूशन एंड स्पीसिएशन। स्पीसिएशन क्या है कि अलग अलग स्पीशीज हो गई, अलग अलग स्पीशीज, जैसे कि देखिए अगर हम देखें कि जैसे शेर है, हम कहते हैं ना बिल्ली जो है वो शेर की मौसी होती है ना। तो हम क्यों कहते हैं ऐसा भाई? क्योंकि हमें लगता है कहीं थोड़ी, हालांकि साइज में बहुत डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं मैच करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं, लेकिन वो दोनों अलग, बिल्कुल अलग चीजें हैं। शेर है, चीता है, ठीक है, और टाइगर है, तो ये सब कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है, और इनका एक ही तरह का व्यवहार है, एक ही तरह का हैबिटेट है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हम अगर हम देखें तो इनके जो पूर्वज रहे होंगे वो एक सेम रहे होंगे, वो एक ऑर्गेनिज्म रहा होगा। फिर वही ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग तरह से डिवाइड होता गया, इनके रिप्रोड्यूस करके वो अलग अलग तरह से अलग अलग स्पीशीज में वो बनते चले गए। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है स्पीसिएशन, ठीक है, कि एक स्पीशीज से बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज बन गई। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अच्छा, अब वेरिएशन की अगर हम बात करें तो हेरिडिटी देखिए हमने थोड़ा समझ लिया, कभी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो डीएनए आ रहा है, जो ट्रेट्स आ रहे हैं, जो जीन्स आ रहे हैं, वो ठीक है, चलिए सिमिलरिटी है। लेकिन क्या आप बिल्कुल सिमिलर हैं अपने पेरेंट्स से? यानी कि अगर कोई मेल बॉय है तो क्या वो अपने फादर से बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम टू सेम है? बिल्कुल नहीं। क्या अगर फीमेल चाइल्ड है तो क्या वो अपनी मदर से बिल्कुल क्या कहते हैं सिमिलर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि वेरिएशन होता है। वेरिएशन का मतलब है थोड़ा बदलाव, थोड़े डिफरेंसेस आते हैं। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ना आपके मां से मिलते ना आपके फादर से मिलते। तो वो जो कैरेक्टर कैसे आते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू? दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। यानी कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो उसमें वेरिएशन होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये वेरिएशन क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे मेन रीजन क्या है? वो मेन रीजन है सेल का डिवीजन का टाइप, कि किस तरह का सेल डिवाइड हुआ, किस तरह से हुआ, माइटोसिस या मियोसिस। तो इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, डोंट वरी। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे जो पी प्लांट पे इसने किया था, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, या यूं कहिए एक मैथमेटिशियन थे मेंडल, जिसने जेनेटिक्स की शुरुआत करी, फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी कि जो कैरेक्टर्स आपके फादर से या मदर से आ रहे हैं जो चाइल्ड में, वो किस कौन कौन से कैरेक्टर आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी होगी। तो पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल डेटा है, उस डेटा से इन्होंने पूरी की पूरी एक बायोलॉजी की ब्रांच की शुरुआत कर दी। हालांकि ये मैथमेटिशियन थे, बट एक पूरी की पूरी बायोलॉजी की ब्रांच आ गई, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो इस जेनेटिक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भैया जेनेटिक्स आखिर क्या है, मेंडल ने ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से हम आज उसे, एक मैथमेटिशियन है बंदा और हम उसे आज बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली, और इस पर सवाल आते हैं बहुत अच्छे खासे, ऐसा क्या काम था, कौन कौन से उनके एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमंस के बारे में, यानी कि अगर जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है जो कहां से आया, जो मेल से, फीमेल से आया ओवम, ठीक है।
तो ये जब फ्यूजन हुआ क्या बना, जाइगोट बना। अब इसका जो जेंडर है वो क्या होगा, क्या ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, या फिर इसके पीछे कौन सा फिनोमेना है, कौन सा प्रोसेस है जो इस जाइगोट को मेल चाइल्ड बनाएगा या फिर इसी जाइगोट को फीमेल चाइल्ड बनाएगा, वो कौन सा फिनोमेना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस में हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है अवर इन्वायरमेंट। भैया आप जहां रह रहे हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, आप उसके बारे में तो जानेंगे ना। जो इकोसिस्टम है आपका, जिस सिस्टम में आप इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, यानी कि आपकी वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेज हैं, प्लस प्लांट्स हैं अलग अलग तरह के, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो ये चीज कनेक्टेड चीज है, इसका कनेक्शन हम खत्म कर रहे हैं, हम इसे खराब कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, वो सारी की सारी चीजें, यानी कि एक्टिविटीज अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो जो भी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या है, बेसिकली बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एंड फॉर्म एन इकोसिस्टम, यानी कि एक वो बैलेंस सिस्टम जो जिंदा चीजें और जो जिंदा चीजें नहीं है लेकिन नेचुरली प्रोवाइडेड है, जैसे कि बारिश है, हवा है, पानी है, सॉइल है, ये कैसे एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है और बैलेंस किए हुए हैं चीजों को। सस्टेनेबल मैनेजमेंट, यानी कि और इनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट कि हम इन चीजों को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से और अच्छे से संभाल के रखें जिससे कि ये खराब ना हो। एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा 9th में भी चैप्टर था नेचुरल रिसोर्सेज, वहां भी हम पढ़ेंगे और यहां भी इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते चलेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं और किस तरह से हम उसे मैनेज करें। कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। और ये नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह की है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। दीज आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि एक बार खत्म हो गई तो खत्म हो गई, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, दोबारा नहीं आएगी आपके लिए। तो ऐसी हमें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, हमें उन रिसोर्स के बारे में ही पढ़ना है जो कभी खत्म नहीं होंगी। जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट तो है, कब से है और कब तक रहेगी हमें भी नहीं पता, हम खत्म हो जाएंगे दुनिया से, लेकिन सन तो निकलेगा, वो थोड़ी भूल जाएगा निकलना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लस सनलाइट से आज देखिए कितना फायदा हो रहा है, सोलर पैनल्स आप देखते होंगे कहीं जाते होंगे, तो यानी कि हम सनलाइट से हमने एनर्जी निकालने का सोर्स ढूंढ लिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, भैया जंगल जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। जंगल लोग काट रहे हैं लकड़ी के लिए, अपने फायदे के लिए, घर बनाने के लिए, अपने कॉटेज बड़े बड़े घर बनाने के लिए जंगल में, ठीक है। और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम जंगल को काटेंगे, यानी कि फॉरेस्टेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन के हम बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या नुकसान होगा। जंगल को तो होगा ही होगा नुकसान, वो कट रहा है भैया, लेकिन आपको क्या नुकसान होगा। आप अगर अपने घर में किसी बहुत बड़े से अच्छे से कमरे में, एसी वाले कमरे में अगर बैठे हैं, तो एक जो जंगल कट रहा है 1000 किलोमीटर दूर, उसके कटने से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। असर बिल्कुल पड़ेगा 100%, लेकिन क्या पड़ेगा आप जरा दिमाग दौड़ाइए, सोचिए। और अगर नहीं सोच पा रहे तो हमारा बैच ज्वाइन करिए, जिसमें हम आपको इस चीज के जवाब देंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे कि भाई आप किस तरह से एक जो जंगल है जो हजारों किलोमीटर दूर है वो आपसे किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है, क्या नुकसान वो आपको होगा अगर वो जंगल कटता है तो। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये देखिए हमारी यहां पे बात थी, ये तो और रिपीट हो गया। चलिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है कि इस तरह से मैनेज करना चीजों को कि किसी को नुकसान ना हो, पॉल्यूशन ना हो इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में हजार्डस कोई चीज ना हो, ठीक है। तो वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे वाटर के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके होंगे 9th क्लास के सिलेबस में, बट हम यहां पर भी थोड़ी सी बात उसकी रिपीट कर देंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है पानी और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके। 9th क्लास और 10th क्लास का जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है वो पूरा हमने आपसे डिस्कस कर लिया कि हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ाने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया, दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं इससे, और बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। अब जो हमारा कलाम बैच है आपके लिए हम लेकर आए हैं, ये आपकी 2024-25 सेशन की जो एंट्रेंस होने वाला है, तो उसकी हम तैयारी यहां पर करा रहे हैं आपको 11th क्लास AMU के एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कलाम बैच क्या है भैया हमारा, कि हमारा एम है कि आपका 11th क्लास में सिलेक्शन होना 2024-25 वाले बैच में, विद कंप्रेहेंसिव सिलेबस कवरेज, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। टाइम टू टाइम हम टेस्ट सीरीज कराएंगे, सारी चीजें रहेंगी आपकी। फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो डेली लाइव क्लासेस होंगी आपकी, ई नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और डाउट सेशंस आपके लिए रहेंगे, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे, और जो हमारा आप एप्लीकेशन यूज करेंगे, जो आप हमें ज्वाइन करेंगे एप्लीकेशन पर, हमारे एल्यूरिंग शिक्षा द्वार पर, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसे आप फौरन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मौजूद है एल्यूरिंग शिक्षा द्वार के नाम से, वो आप डाउनलोड करिए और उसमें हमें ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आपको पूरे उस ऐप का एक्सेस कब तक रहेगा, जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता आपकी, यानी कि जो हम लाइव लेक्चर कराएंगे तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए, प्लस
जो भी हमारी लाइव क्लासेस अगर हो चुकी हैं, अगर आप नहीं देख पाए, ज्वाइन नहीं कर पाए किसी वजह से, तो हमारी क्लासेस वहां पर उपलब्ध रहेंगी। ये नहीं कि लाइव क्लास चली गई तो चली गई, अब दोबारा नहीं आएगी, वो हमारी वीडियोस वहां पर सेव रहेंगी, आप कितनी बार चाहे देखिए उन वीडियोस को, ठीक है। और ये एक्सेस आपके लिए कब तक रहेगा? ये एक्सेस रहेगा आपके लिए जब तक कि आपका एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 वाला नहीं हो जाता, ठीक है। लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे 24/7, ये नहीं है कि हमने टाइम बना दिया। अच्छा, प्लस देखिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस जो हमने पढ़ा वो हमारे दिमाग में कितना बैठा, कितना समझ में आया, तो इसको देखने के लिए, इसको जांचने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमें भैया टेस्ट देने पड़ेंगे ना, हमें खुद का इम्तिहान लेना होगा। तो आप खुद तो अपना इम्तिहान दीजिएगा, लेकिन कहां पे देंगे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देंगे, जहां पर हम अपनी टेस्ट सीरीज चलाएंगे, अलग अलग एग्जाम्स लेंगे आपको, जो हमारा एमयू का जो पैटर्न आता है, ठीक है, या जो भी हम एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं आपकी बहुत अच्छे से, तो जो भी हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से उसमें सवाल देंगे, कोशिश करेंगे कि आप उन सवालों को बहुत अच्छे से सॉल्व करने लायक हो जाएं। एल्यूरिंग शिक्षा द्वार पर हम आपको एएमयू जामिया एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, ठीक है, हम 11th क्लास की तैयारी करा रहे हैं आपको, हम बीएड की तैयारी कराते हैं आपकी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमारा एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शंस पे सब नजर आ जाएगा कि हम कौन कौन से अलग सब्जेक्ट्स तैयारी कराते हैं। आप तो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं या हो सकते हैं, और आप हो जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, हमें अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा, और आपका सिलेक्शन जो है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फैकल्टी है वो एक्सपर्ट फैकल्टी है, उसे पता है कि कौन से सेक्शन से, कौन से टॉपिक से कितने सवाल और किस हद तक सवाल मुश्किल या फिर आसान आ सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी किन सवालों की ज्यादा है वो हम कहीं ना कहीं जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पहली बार आपको नहीं पढ़ा रहे, हम काफी टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं चीजों को, हम बहुत पहले से इस पेपर को, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह के सवाल जो टीचर हैं वो पूछ रहे हैं, जो ये स्कूल्स हैं वो पूछते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो हमारी जो फीस है साइंस की, 11th साइंस की, वो देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं दोबारा बता दे रहा हूं, 7,999 नहीं है हमारी फीस, है अब फिलहाल 6,499, ठीक है, 11th साइंस की। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो ये 5,499। अगर नॉर्मल डेज में अगर आप देखेंगे, देखिए आपका हमारा बैच जो है बिल्कुल जस्ट शुरू होने पर है, ठीक है, और आप अगर अभी जल्दी से जल्दी अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आपको ये कंसेशन मिलेगा फीस में, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो सकती है आपके लिए। तो जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन करिए, हमारा एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार। ये एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है और इसने काफी सिलेक्शंस दिए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भैया हमारे एएमयू बीएड में सिलेक्शन कितने हैं अच्छे खासे, और बहुत अच्छी रैंक से, सही है। अच्छा, आप जो हैं इस फीस को तो देंगे, सही है। अब मैंने आपको बताया था कि भैया थोड़ा सा एक ट्विस्ट है आपके लिए, यानी कि ये पैसे थोड़े और कम हो सकते हैं। वो कैसे कम हो सकते हैं? जब आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे ANAS10 यानी कि ANAS10, तो आपको 500 रुपीज का इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 500 रुपीज का आपको ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, सही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो हमारी 11th साइंस का हमने ये डिस्कस कर लिया आपसे। अच्छा, आर्ट्स का जो है, साइंस का देखिए होता ही होता है, हम साइंस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी आर्ट्स के अगर बारे में हम आपको बता दें, वो ये है कि उसकी फीस हमारी 5,499 है। कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 500 रुपए उसमें भी कम हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप हमारा कलाम बैच जो है वो ज्वाइन करिए। अच्छा, हम सिर्फ ये नहीं, हम और क्या क्या तैयारी कराने वाले हैं। हम आपको बीए फॉरेन लैंग्वेज अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो उनको ये वीडियो भेजिए, ये इन्फॉर्मेशन उन्हें बताइए कि बीए फॉरेन लैंग्वेजेस की जो फीस है एएमयू की या जामिया एंट्रेंस की, जीएमआई की, तो वो हमारे यहाँ 3,499 है ओनली, ठीक है। और बीए एलएलबी की जो फीस है वो 4,499 ओनली। बीकॉम की फीस जो है हमारी वो है 3,499, ठीक है। और हमारी बीए ऑनर्स की फीस है वो है 2,999। तो ये इतनी कम फीस में आपको लाइव सारी क्लासेस, सारा का सारा सिलेबस आपके लिए कवर हम करेंगे। आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको हम लाइव क्लासेस 24/7 आपके लिए जो क्लासेस हैं, जो वीडियोस हैं वो उपलब्ध रहेंगे। आपको लाइव क्लासेस में हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे, और प्लस हम अलग से डाउट सेशन रहेंगे। ये सारी चीजें हम आपको ई नोट्स प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो वो ये सारी की सारी चीजें हम आपको इतने अफोर्डेबल अमाउंट में देंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके वो हमें ज्वाइन करिए, और आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको 500 रुपीज का ऑफ मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, 11th क्लास की जो हमने ये बात करी आज की पूरी वीडियो में, तो उसकी जो फीस है आपकी वो आपकी 6,499 है। जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए। मेरा कूपन कोड ANAS10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट। कितना आपको मिलेगा? 500 रुपीज का डिस्काउंट, ठीक है, 500 रुपीज का डिस्काउंट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इस वीडियो को शेयर करिए जिन्हें ये चीज़ आप बताना चाहते हैं, जो चाहते हैं, जो आपसे अगर पूछें कि भैया 11th एंट्रेंस में क्या क्या सिलेबस आ रहा है और आप यार बहुत सारी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, तो आप उन्हें आप ये वीडियो भेज दीजिए, जिससे कि उन्हें आराम से पता चल जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाएगी कि एलियरिंग शिक्षा द्वार आखिर है क्या चीज़, हम आपके लिए क्या क्या लाने वाले हैं इतने कम पैसों में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।